हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे आप। तो 11th मैथमेटिक्स में फाइनल एग्जाम्स में राइट है क्या 90 प्लस स्कोर करना हमारा प्लेज है। और इसी के लिए मैंने 14 दिन में 14 चैप्टर आपके साथ करने का एक प्लेज लिया है, ठीक है। और देखिए, वैसे हम लोग साल भर 11वीं वाले वैसे पढ़ते हैं नहीं, लेकिन इस टाइम पे आपको दो वजह से पढ़ना है। एक तो 11वीं में भी आप अच्छा स्कोर कर सकें, दूसरा 12वीं में भी ये जो नॉलेज हम गेन करते हैं 11वीं की, वो बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। मतलब ऐसा 11वीं की फिजिक्स का 12वीं की फिजिक्स से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट हाँ 11वीं की केमिस्ट्री का 12वीं की केमिस्ट्री से या 11वीं का मैथ्स का 12वीं के मैथ्स से लेना देना होता है, ठीक है। और मैथ्स का तो काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है, तो इसलिए हमें उन इम्पॉर्टेंस को भी देखते हुए, जैसे यही चैप्टर नंबर 1 सेट्स है, तो ये 11वीं की क्लास के चैप्टर 1 सेट्स में, इवन रिलेशन फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी में काम आता है। और इनफैक्ट 12वीं क्लास में भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो नॉलेज है ये मल्टीपल चैप्टर्स में आपको काम आती है, ठीक है। तो हर चैप्टर अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, फाइनल टाइम है, समय बहुत कम है, तो इसलिए हमारी एक सिंपल सी अप्रोच रहेगी सभी चैप्टर्स में कि हम जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको क्विकली रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कोई भी चैप्टर कम से कम एक बार तो पहले पढ़ रखा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम दी NCERT, सो दैट कि आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो क्वेश्चंस ज़्यादा, थ्योरी को हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स के क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन्स के साथ। सबसे पहले तो ये माइंड मैप है। देखिए 5 एक्सरसाइज हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स के अंदर, जिसमें पहली एक्सरसाइज में हम लोग सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, राइट, ये हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, एम्प्टी सेट्स, राइट। फिर जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें सबसेट का कॉन्सेप्ट और रियल इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट। चौथी एक्सरसाइज में ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ दी सेट्स, ये पढ़ते हैं हम लोग। और फाइनली वी स्टडी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड दी वेन डायग्राम, ठीक है। इनकी सबकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते रह चलेंगे साथ में और क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले 1.1 के जो क्विक कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, उनको क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट सेट पे। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा और उसकी डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइंड होगी। मतलब एक ऐसी डेफिनेशन जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो डेफिनेशन मेरे लिए हो वही डेफिनेशन आपके लिए हो, तो डेफिनेशन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलिए बच्चों, मैं कह रहा हूं कि टॉप 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। अब मुझे कोई 3 अलग हीरोइन जो हैं वो सुंदर लगती हैं, आपको कोई दूसरी 3 हीरोइन सुंदर लग सकती हैं। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोनू भाई से पूछा तो उसने टॉप 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या, कियारा और करीना बताया। हमने मोनू भाई से पूछा तो वो तापसी, लारा और प्रियंका दत्ता को उन्होंने टॉप 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में नाम दिया। तो दोनों के ही कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इट इज नॉट अ सेट बच्चों, ठीक है। ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी कर रही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह दूसरा एग्जांपल लूं, मैं कहूं आपसे लास्ट 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, दुनिया में किसी भी इंसान को उठा दो, वो इसका आंसर सेम ही देगा, राइट। कि भाई लास्ट 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री मनमोहन सिंह जी एंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। सो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, आपका मेरा सबका सेम ही कलेक्शन आएगा, सेम ही सेट आएगा, तो इसलिए इट्स अ सेट। तो सेट क्या होता है भैया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, एक होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब सेट को बनाने वाली फॉर्म, जैसे हमने यहाँ पे ये सेट को बनाने वाली फॉर्म है ना। अगर आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से, इसको देखेंगे तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। यहां पे वो कह रहा है कि ए सेट, देखिए सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ऑलवेज विद इन द कर्ली ब्रेसेस, है ना।
मतलब सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और विद इन द कर्ली ब्रेसेस ही हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि भैया ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स की उन्होंने प्रॉपर्टी बताई, ये एक्स की प्रॉपर्टी बता रही है, राइट। इस प्रॉपर्टी से ही हमें क्या मिलते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट है क्या। तो जैसे उसने कहा एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 करने से हमें ये दो एलिमेंट मिलते हैं -2 और +2, राइट। तो ये इस सेट के एलिमेंट मिले, राइट है क्या। तो अब इन एलिमेंट से जो हम सेट बना सकते हैं वो रोस्टर फॉर्म होती है। तो उसने कहा भैया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है कि भैया एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, मान लो इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं भैया -2 और +2, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द कर्ली ब्रेसेस, तो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों, राइट है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म की। एक और छोटा सा एग्जांपल, मान लो अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहे हैं बी सेट है, कह रहा है कि एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, तो हमें क्या करना है, इसकी रोस्टर फॉर्म में स्कूल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको लिस्ट कर देना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक याद रखने बात ये है कि भैया एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, सो एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड। तो इसलिए जो ओ 2 बार आ रहा था हमने उसको एक ही बार लिखा बच्चों, ठीक है। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमेटेरियल, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। मान लो अगर मैंने इसको OCHSL भी लिख दिया ना, तो भी ये सेट और ये सेट बराबर ही है, सेम सेट है, ठीक है ना। तो आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्विकली 1.2 के भी कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट सिंपल वही सेट होते हैं जहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जिन एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सके, फाइनाइट होने चाहिए एलिमेंट्स। सो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ए सेट है तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया भैया, फाइनाइट सेट हो गया, राइट है क्या। ऐसी व्हाट आर द इनफाइनाइट सेट्स, जिनके अंदर हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, आगे 4 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, और ये चलता ही रहेगा ऐसे। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट बच्चों, ठीक है। बात करते हैं इक्वल सेट पे। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, जब कभी भी 2 सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम ही एलिमेंट हो, राइट है क्या। सो व्हेन 2 सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे अगर उसने कहा भैया ए सेट है कि x इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व भी करूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहां से मुझे x की वैल्यू +1 और -1 मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट्स हो गए +1 और -1। तो ए सेट के अंदर भी मैं कह सकता हूं कि भैया मेरे पास क्या आ गया, -1 और +1, और यहाँ पे बी सेट में भी -1 और +1 ही है, तो ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने की वजह से इक्वल हो गए। बात करते हैं स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ऐसे सेट भी होते हैं जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए, तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो ऐसा कलेक्शन हमारा एम्प्टी कलेक्शन होता है। सो अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल। जैसे ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो पॉसिबल ही नहीं है, सो इसलिए ये एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को हम लोग सिंपल एक 5 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसको कोई विद इन द कर्ली ब्रेसेस नहीं रखते हम लोग, सिंपल 5 से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सो अब हम लोग थोड़ा सा 1.1 और 1.2 से, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा उनको कर लेते हैं। तो क्योंकि इतनी थ्योरी हो गई तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मतलब पहले क्विकली थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, राइट, फिर से थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर से क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी को ऐसा हो कि समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। और बाकी देखो अगर मज़े लेने वाली बात है तो ये टाइम मज़े लेने का नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हमें क्विकली पढ़ना पड़ेगा, कम से कम टाइम में चैप्टर ख़त्म करना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम अच्छा गया तो डेफिनेटली मज़े ही मज़े हैं हमारे, राइट है क्या। चलिए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आउटसाइड द पढ़ाई कोई ऐसी बात नहीं करूँगा इस पूरे इंटायर लेक्चर के अंदर, ठीक है। आप तो इस बात की खुशी मनाते चलिए कि हाँ यार इतनी जल्दी जल्दी मेरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट होता चला जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो 1.1 से ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, 1.1 से ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो इसका थर्ड का सी पार्ट देखते हैं भैया, थर्ड का थर्ड पार्ट, सॉरी। कह रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज अ
2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए सो दैट उनकी डिजिट्स का सम 8 आ जाए, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो देखिए पहला ही नेचुरल नंबर जो बेसिकली 2 डिजिट नंबर होगा और उसका सम डिजिट्स का सम 8 होगा तो 17 होगा, राइट है क्या। उसके बाद 26, उसके बाद 35, उसके बाद 44, उसके बाद 53, उसके बाद 62, ठीक है, एंड उसके बाद 71 एंड देन 80, है ना, क्योंकि 80 भी एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसमें डिजिट्स का सम 8 हो जाएगा, राइट है क्या। सो दिस इज इजीली वी कैन राइट बच्चों, क्लियर है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। वो क्या कह रहा है कि भैया x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 भी कह सकते हैं या फैक्टर ऑफ 60 भी कह सकते हैं। एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर सके। पहली बात तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स 2 से 1 से बड़े वो नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। सो प्राइम नंबर कैसे होते हैं, 2, 3, 5, 7, राइट, 11, ठीक है, 13, ठीक है, 17, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। 60 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 60 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है। सो देखो 60 को ये भी डिवाइड कर सकता है, 2 3 जा, ठीक है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 3 2 जा 6, 5 भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई और डिवाइड कर सकता है क्या, राइट है क्या। अगर अपने को देखना है तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके देख सकते हैं हम लोग। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं, 2 3 जा 6, और ये बेसिकली इट्स 0 एंड इट्स 3 1 जा 3 0 एंड 2 5 जा 10, ठीक है, एंड 5 1 जा 1, है ना। सो 2 3 एंड 5, है ना, यही 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं 60 के। तो मैं भैया लिख दे रहा हूँ 2 3 एंड 5, ठीक है। सो डी का हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया है, क्लियर है क्या भैया, राइट है क्या। सो यहाँ पे हम लोग पहले तो हमने प्राइम नंबर डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि भाई 60 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5। एलिमेंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने दो बार नहीं लिखा है, ठीक है, राइट है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे फर्दर प्रोसीड करें। जल्दी से बताइएगा, इसको हटा दूं क्या, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो इसका अगर हम आंसर मैच कराने जाएंगे तो आंसर भी हमारा मैच हो गया, क्लियर है क्या। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं सर। तो देखिए यहाँ पे 4th का 5th पार्ट है ये, ठीक है ना। ऑल द अमेजिंग क्वेश्चंस वी हैव टेकन इन द टुडेज सेशन। सो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये अप टू 10 का स्क्वायर है, सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसकी कॉमनली क्या देख ली बच्चों, मैंने कहा भैया कि इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लेट्स से ये सेट ए है, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट x है, और x बेसिकली क्या है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, राइट है क्या। x एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, वेयर मैं बोल देता हूं कि बेसिकली जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक ही जाएगी, ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक ही जाएगी। सो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, क्लियर है क्या। लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, जल्दी से बताएगा, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे उसने कहा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब अगर लिस्ट करने को बोला है तो कहीं ना कहीं वो हमसे रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है, रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है। सो आइए जरा रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इसकी, 5th का जो ये 3rd पार्ट है। कह रहा x एक इंटीजर होता है बिना पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक को प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूँ कि इफ कभी भी जिंदगी में एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इट इम्प्लाइज कि x की वैल्यू राइट विल बी लेस देन इक्वल टू a
और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सो -2 से 2 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं हमें, तो -2 राइट, -1 0 1 2 राइट, तो ये हमने -2 से 2 के बीच के सारे इंटीजर्स लिख दिए। यही इस पर्टिकुलर सेट की रोस्टर फॉर्म हो गई है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा, राइट है क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 1.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कह रहा भाई एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि सर, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये एग्जैक्टली हमें बताना है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और एग्जैक्टली ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि यार सबसेट जो है ना वो एक्चुअली 1.3 का पार्ट है। तो बेसिकली हम लोगों को ना पहले 1.3 के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहिए पहले, ठीक है। फिर हमने जरा बिलोंग्स टू और सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो आइए पहले तो अपन ठीक है, तो 1.3 के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट, सब मतलब पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट का मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ अ सेट। जैसे अगर ये ए सेट है 1 2 3 4 5, इसके कुछ एलिमेंट्स को लेके हमने बी सेट बनाया, तो बी सेट यहां पे क्या कहलाएगा? पार्ट ऑफ द सेट ए कहलाएगा। बी सेट क्या कहलाएगा? पार्ट ऑफ द सेट ए कहलाएगा। यानी कि कभी भी कोई एक सेट अगर दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेके बनाया गया है तो वो सेट दूसरे सेट का पार्ट होगा। और सबसेट का जो सिंबल होता है वो बेसिकली कैसा होता है ना, इस तरीके से होता है। तो हम लोग अगर कह रहे हैं ना बी इज द पार्ट ऑफ सेट ए, तो इट इज बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, राइट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं भैया अगर बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए है, ये अगर हमें गिवन है तो हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, है ना। अब बिलोंग्स टू का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए मैं बताता हूँ। बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि जैसे यहाँ पे ए सेट 1 2 3 4 5 है, या फिर लेट्स से मैं कोई सेट ले लेता हूँ, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, तो इसका कोई भी एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। जैसे आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैथ्स जो है वो आपके 11वीं क्लास के सिलेबस से बिलोंग करता है। सो ऐसे ही दो जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है ना। दिस इज 2 बिलोंग्स टू ए, ये इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, 2 बिलोंग्स टू ए। सबसेट कब बोलते हैं? जब कोई सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट से लिए गए हैं, तब हम कहते हैं कि भाई बी सेट इज द पार्ट ऑफ सेट ए, है ना, एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। बिलोंग्स टू कब बोलते हैं? जब किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट बेसिकली उस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है कि गिवन अगर बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए, तो कहते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली वो ए सेट से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात और भी बता देना चाहता हूं मैं आपको कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट है क्या? एंड एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी बेट नहीं है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सबसेट होता है जो दुनिया में किसी भी सेट का सबसेट होता है। सो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। तो हर सेट अपना खुद का सबसेट होगा और एम्प्टी सेट बेसिकली किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये सबसेट का एंटायर जो है हमने आपको क्या बता दिया भैया? कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन बता दिया, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? राइट है क्या? चलिए अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, एंड लेटर ऑन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इंटरवल्स, ठीक है। अब देखिए जरा आप क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। सो यहां पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस सवाल को देखिए बच्चों, ठीक है ना। सो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1.3, ठीक है। ओके, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ए सेट ABC सेट से बिलोंग कर रहा है? देखिए नहीं, ये गलत बात है। आप समझिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अपने आप में फॉल्स क्यों है? हम किसी सेट को, जरा इस चीज को समझिए, ये सेट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली फॉल्स है। ट्रू क्या होता?
ट्रू क्या होता अगर मैं बोलता कि A बिलोंग्स टू सेट ABC, ये ट्रू होता। या फिर मैं अगर ऐसा बोलता कि भैया ए सेट, ये जो सेट है वो सबसेट ऑफ ABC है, राइट, तो ये भी ट्रू होता। लेकिन ये अभी फॉल्स है, क्यों? क्योंकि ए सेट जो है वो ABC से बिलोंग नहीं करता है, राइट है क्या? ये किस कंडीशन में ट्रू होता? ये इस कंडीशन में ट्रू होता कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये बेसिकली कुछ इस तरीके से होता, तो मैं कहता कि हाँ यार ये वाला एलिमेंट बेसिकली इस सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए ये अभी फॉल्स है, ठीक है। ये सारे केसेस ट्रू होते, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये जो हमने अभी आपको बताया, दिस इज द फिफ्थ पार्ट, ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं। सिक्स्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है? कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहले सेट में क्या लिखना है हमें? इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो 2 4 यही दो इवन नेचुरल नंबर होंगे जो 6 से छोटे होंगे, राइट है, क्योंकि उसने 6 से छोटे पूछे हैं। तो इवन नेचुरल नंबर्स जो 6 से छोटे हैं वो ये है, इज द सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं? देखिए 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, राइट, 9 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है ना। इसके बाद 12 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, 18 भी डिवाइड कर देगा और इवन 36 भी डिवाइड कर देगा। सो क्या 2 4 इसका सबसेट है? यस, ट्रू। क्यों? क्योंकि 2 4 जो एलिमेंट है वो बेसिकली यहीं से ही लिए गए हैं, तो दिस सेट इज द पार्ट ऑफ दिस सेट, तो हेंस इट इज ट्रू। क्लियर है क्या बच्चों? आई नो कि ये बेबी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग कोई भी बेबी और डैडी चीज़ें नहीं देखते, हम लोग सबको इक्वल नज़रों से देखते हैं और हर चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा, क्या हम चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज कर पा रहे हैं, है ना? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन ना मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। आइए जरा मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। सो इसके कई सारे पार्ट्स हैं, हम सारे के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो उसने कहा कि भैया ये जो 3 4 की कहानी है, क्या 3 4 इज द सबसेट ऑफ सेट ए है? और सेट ए क्या है भैया अपने आप में? 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा, मैं इसको कॉन्सेप्चुअली सिखाता हूँ आपको, है ना। देखिए, अब आप अगर आपसे मैं कहूँ कि इस सेट ए के एलिमेंट्स बताइए, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 1 है, 2 है, 3 4 वाला जो सेट है वो है ना, और 5 है। जितने भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सेट से बिलोंग करते हैं, राइट। और अगर इनको सबसेट बनाना है, अगर सबसेट बनाना है तो सबसेट बनाने के लिए हमें इन्हें विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखना पड़ेगा, विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखना पड़ेगा। यानी कि एलिमेंट्स को विद इन द कर्ली ब्रेसेस रख के हम लोग सबसेट बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, राइट है क्या? अब आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा कि यार क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पे अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली 3 4 विद इन द कर्ली ब्रेसेस एलिमेंट है, तो वो बिलोंग्स टू करेगा, तो ये ट्रू है, ये करेक्ट है, राइट, और ये वाली चीजें इनकरेक्ट है। रीजन क्या है इनकरेक्ट का? क्योंकि भाई ये तो एलिमेंट है ना, तो बिलोंग्स टू करेगा, सबसेट थोड़ी बनाएगा। सबसेट बनाने के लिए हमें अगेन एलिमेंट को विद इन 1 मोर कर्ली ब्रेसेस रखना पड़ेगा, राइट है क्या? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है आपको, है ना। आगे चले क्या, राइट है क्या भैया? चलें, चलिए। अब जैसे ये चीज है तो 1 इसका एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए होगा, 1 सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, तो इनकरेक्ट हो गया, राइट है क्या? अच्छा, 1 2 5, राइट, ये सब फ्री एलिमेंट्स हैं, है ना, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इन सबको कंबाइन किया और विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखा, तो ये सबसेट बनाएगा बेसिकली, राइट। 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट्स हैं, राइट। अभी ये बिलोंग्स टू ए है, लेकिन जैसे हमने विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखा तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है,
ठीक है, वन एग्जैक्टली बिलोंग्स टू ए है, वन सबसेट ऑफ ए नहीं है, राइट है क्या? सबसेट होने के लिए उसको विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा बच्चों, आगे चलेंगे। चलिए नाउ इस क्वेश्चन के ही 3 और पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। अब देखिए 3 एक फ्री एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 का सेट है जो कि ए सेट के अंदर है, तो 3 एक फ्री एलिमेंट नहीं है, तो आप फ्री एलिमेंट को लेके एग्जैक्टली एक सेट नहीं बना सकते, राइट है क्या? सॉरी, जो क्योंकि देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, 1 to 5 तो फ्री थे, तो आपने मिलके 1 to 5 सेट बना सकते हो, राइट है क्या? लेकिन आप 1 to 3 सेट बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 to 3 सेट नहीं बना सकते। आप अगर लाओगे तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट ये है, ये लेके आओगे, यानी कि 3 अकेले नहीं आएगा, 3 अकेले नहीं आएगा, 3 और 4 का सेट आएगा जब भी आएगा तो, राइट है क्या? तो ये 1 2 3 का सेट जो है वो ए का सबसेट है? नहीं सर, नहीं। उसके पीछे रीजन क्या दोगे आप, है ना? उसके पीछे रीजन क्या दोगे सर आप? तो आप कहोगे कि नहीं सर ये इनकरेक्ट है, उसके पीछे रीजन दोगे, क्योंकि रीजन ये है सर, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है? 3 सेट ए से बिलोंग नहीं करता है सर, ठीक है? क्यों नहीं बिलोंग करता? क्योंकि सर 3 और 4 का सेट बिलोंग करता है, ठीक है ना? 3 और 4 का सेट तो बिलोंग करता है, लेकिन खाली 3 बिलोंग नहीं करता है, ठीक है? ये रीजन है। अच्छा, 5 एक एम्प्टी सेट होता है, ये दुनिया में किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए ये ट्रू बात हो गई, ये करेक्ट है, ठीक है ना? राइट, क्योंकि 5 यानी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जबकि ये बात ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि भैया 5 को हम विद इन द कर्ली ब्रेसेस नहीं रखते हैं, राइट है क्या? हम विद इन द कर्ली ब्रेसेस, एम्प्टी सेट को हम विद इन द कर्ली ब्रेसेस नहीं रखते, राइट है क्या? तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है? तो ये थर्ड क्वेश्चन के जो सेवरल पार्ट्स हैं आपको ये सबसेट बिलोंग्स टू की बड़ी अच्छी क्लैरिटी देते हैं, राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताएगा प्लीज। ऑल राइट, सभी को चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं। आहा, दिल का दरिया बह ही गया, और देखते ही देखते हमने मतलब ठीक स्पीड पे क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये देखिए कह रहा राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये एक्चुअली में पावर सेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कह रहे कि भैया सारे राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब इस फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। इस सेट के मुझे सारे सबसेट्स लिखने हैं, तो लिस्ट ऑफ ऑल दी सबसेट्स क्या होगा भैया? लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो देखिए एक तो मैं 1 से भी एक सेट बना सकता हूं, खाली 2 का भी एक सेट बना सकता हूं, खाली 3 का भी एक सबसेट बना सकता हूं, है ना? ये तीनों सब जो सेट है वो इस सेट के सबसेट हो गए। 2-2 करके भी बना सकता हूं मैं, 2-2 करके भी बना सकता हूं मैं, ठीक है? 1 2 1 3 2 3 एंड अब देखिए ऑर्डर इमेटेरियल होता है, तो अगर मैं 2 1 लिख दूंगा यहां पे तो वो चीज ठीक नहीं है ना? क्योंकि 1 2 और 2 1 तो एक ही सेट हो गया ना। सो 1 2 1 3 बेसिकली 2 3, ठीक है? तो ये हो गया। अब ऑल 3 एट अ टाइम, ठीक है? और 5 भी एक सबसेट होता है सभी सेट्स का, राइट है क्या? तो ये लिस्ट ऑफ ऑल दी सबसेट्स है, 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम एंड 3 एट ए टाइम, ठीक है? और बच्चों लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट को भी अगर मैं एक विद इन द कर्ली ब्रेसेस रख दूं तो ये कहलाता है पावर सेट। मान लो अगर ये सेट ए था, लेट्स से, तो सभी सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, पावर सेट। और ये 12वीं क्लास में भी काम आता है ये, है ना? पावर सेट कई बार हमें बनाना पड़ जाता है। तो पावर सेट, अच्छा किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो मान लो एक आधा नंबर हम मिसिंग कर रहे होंगे, अभी एक आधा सेट हम लोग मिस कर रहे होंगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, या फिर हम लोग बोल दें
number of subsets, total number of subsets of any set A, total number of subsets of any set A कितना होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो जैसे इस सेट ए के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अगर आप कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल 8 एलिमेंट्स है। ये फॉर्मूला इवन 11वीं क्लास में भले ही आपको काम ना आए, लेकिन 12वीं क्लास में काम आएगा जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, है ना, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, तो बेसिकली यहां पे 5 के, है ना, सबसेट ऑफ 5, तो देखो सबसेट ऑफ 5 क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है ना, 5 ही होगा, यानी कि 5 के अंदर कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, तो 2 की पावर 0 बेसिकली 1 ही आएगा, और वो एक इकलौता सबसेट यही है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। तो एक एम्प्टी सेट अपने भी एम्प्टी सेट का सबसेट ही होता है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये सबसेट की कहानी हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब मामला आता है भैया इंटरवल्स पे ना, रियल इंटरवल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमें आने चाहिए, ठीक है। सो देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल्स, ठीक है, ये हमें कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा इसका एक थ्योरी पढ़ लेते हैं हम बेसिकली, ठीक है। चलिए सर, चलिए सर, ओके। तो सर अब थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल इंटरवल्स। देखिए क्या होता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं 1.1 और 1.2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो उनको कभी भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। मान लो अगर मेरे से आप कहने लगो कि सर 1.1 और 1.2 के बीच के रियल नंबर्स लिख दो और उसका एक सेट बना दो, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर से भाई कैसे बना दूंगा मैं सेट। तो इसलिए रियल इंटरवल क्या होते हैं, रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं, ठीक है ना। जो एंटायर नंबर लाइन होती है उसके सबसेट को ही हम लोग रियल इंटरवल बोलते हैं। तो वो कह रहा है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज रियल इंटरवल। तो कैसे करते हैं हम इसको? सो बेसिकली इसमें ना एक चीज आपको समझनी है बच्चों कि जैसा फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको एक ऐसे समझिए कि x एक रियल नंबर है, ठीक है, x एक रियल नंबर है, और मुझे लगता है कि थ्योरी से ज्यादा आप रियल क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ पाओगे। और मैं सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको, ठीक है। तो जैसे यहां पे उसने 5th क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट पार्ट में कि यार x ना एक रियल नंबर है, ठीक है, x एक रियल नंबर है। x क्या है सर, ठीक है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। x सर एक रियल नंबर है और x का वैल्यू -4 से 6 तक है। बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि x की वैल्यू -4 के इक्वल नहीं है। यहां पे आपको एक चीज समझ में आई क्या कि यार x जो है वो -4 के इक्वल नहीं है, उससे बड़ा है, लेकिन 6 तक जाएगा और 6 के इक्वल है। x 6 के इक्वल भी है ना। यहां पे एक चीज समझिए, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी सर, राइट, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी और -4 मान के चलिए यहां पे कहीं 0 है, राइट, 1 2 3 4 5, राइट, एंड लेट्स से 0 हमने यहां मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लेट्स से यहां हो गया ना, 5 4 3 2 1 0, और यहां पे मैं अगर मान लेता हूं -1 -2, ठीक है, राइट, और इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मैं, ठीक है। सो ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है और उधर सर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। सो -3 -4, तो वो कहते हैं कि भैया x ना, उसने क्या बोला है कि x सर जी एक रियल नंबर है, ठीक है, और x की वैल्यू -4 से लेके, तो देखो -4 इक्वल नहीं है, तो मैंने -4 को इंक्लूड नहीं किया, मैंने यहाँ पे गोला रख दिया, मतलब खाली रख दिया, नॉड बोलते हैं इसको, है ना, नॉड। तो -4 को मैं सर खाली रख दिया है, मैंने -4 को खाली रख दिया है और -4 से बड़े नंबर लूंगा, राइट, और 6 तक, कहाँ तक बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 तक ले रहा हूं मैं, लेकिन 6 इंक्लूडेड है, x की वैल्यू 6 हो सकती है, -4 नहीं हो सकती है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भैया अब
x एक ऐसा रियल नंबर है जो -4 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। यहाँ पे हमने 6 को इंक्लूड किया है लेकिन -4 को इंक्लूड नहीं किया है। क्या लगा सर इतना लंबा हम थोड़ी लिखेंगे हर बार जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट है क्या? तो इसका एक तरीका है क्या कि जहाँ पे चीज़ें ओपन है, मतलब जहाँ पे इस तरह के हमारे को साइन मिलेंगे, राइट, तो वहाँ पे ओपन सिचुएशन हो गई। और ओपन सिचुएशन में बेसिकली हम लोग कैसे लगाते हैं, बेसिकली ओपन सिचुएशन में हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा, ओपन सिचुएशन में हम लोग कैसे लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। ओके, और जहां पे कुछ इस तरह के इनइक्वालिटीज के साइन है वहां पे क्लोज्ड सिचुएशन है और वहां पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये जो बात हमने ग्राफिकली ऐसे लिखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई -4 से 6 तक की बात करनी है, और क्योंकि 6 पे है ना x = 6 है तो ये क्लोज्ड वैल्यू हो गई है ना, इट्स अ क्लोज्ड वैल्यू। लेकिन x = -4 नहीं है तो ओपन वैल्यू हो गई ना, दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, राइट है क्या? तो इस हिसाब से हम इसको डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, राइट, कि भैया -4 से 6 तक जाना था हमें और 6 पे क्लोज लेंगे और -4 पे अपन ओपन लेंगे। तो मैंने आपको ग्राफिकली भी बना के दिखा दिया और इंटरवल इन द ओपन क्लोज ब्रैकेट फॉर्म ये भी लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, अब हम सारे क्वेश्चंस में सीधा इंटरवल लिखेंगे ना, तो ये हमारा इंटरवल होता है, दिस इज कॉल्ड एज रियल इंटरवल। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दे दिया है, राइट है क्या बच्चों? वेरी गुड। अब जैसे ये वाला सिचुएशन था तो -12 से -10 तक जाना है और -12 भी इंक्लूड नहीं है ना, ओपन है, और -10 भी इंक्लूड नहीं है ना, इक्वल टू थोड़ी है, x = -10 थोड़ी है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ही ओपन है। तो इस तरीके से ये वाला ओपन क्लोज में बन गया, ये वाला ओपन ओपन में बन गया, राइट है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब सिमिलरली इसके और भी वेरिएंट्स हैं, उसको भी बता देता हूं मैं आपको, है ना, अगर कोई नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट्स कब आते हैं, जब इक्वल टू का साइन होता है, राइट है क्या? ओपन ब्रैकेट्स कब आते हैं, जब सिंपल है ना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है ना, लेस देन टाइप ग्रेटर देन टाइप, तो उस टाइम पे। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखेंगे तो भैया इंटरवल सिंपल क्या है, 0 से 7 तक जाना है सर, 0 इंक्लूड है ना, x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है तो क्लोज्ड इंटरवल, बट x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, 7 से छोटी हो सकती है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल। ठीक है ना, ऐसे सिमिलरली जो फोर्थ केस है हमारा, राइट है क्या, इसमें x की वैल्यू 3 के इक्वल हो सकती है और x की वैल्यू 4 के इक्वल भी हो सकती है ना, सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, है ना, राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा प्लीज। ऑल राइट है क्या? वंडरफुल बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे चलें सर, चलिए अब राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख देंगे भाई, इसी चीज को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ तो देखो ना, अगर आप देखो तो ये जो था है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं आपको दिखाता हूं कि भैया x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, सो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ना, राइट? और रियल नंबर्स में हम लोग रोस्टर फॉर्म बना नहीं सकते तो ये इंटरवल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है ना, ये इसका इंटरवल फॉर्म हो गया, ये इसका इंटरवल फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा। ठीक है, चलिए तो हमें अब क्या करना है, अब हमें ऐसा गिवन होगा अगले क्वेश्चंस में, ऐसा गिवन होगा और ऐसा हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जैसे उसने कहा भैया कि बहुत ध्यान से देखेंगे 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, -3 और ये ओपन है ना, ये ओपन है, राइट है क्या? सो हम लोग क्या लिख देंगे भैया कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कि वो रियल नंबर्स होंगे और कहां से कहां तक होंगे भैया, x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, इक्वल टू के साइन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ओपन का केस है, ओपन में इक्वल टू का साइन नहीं आता, राइट है क्या? अच्छा, इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट बोलूं तो यहां पे 6 to 12
ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो यानी कि 6 के इक्वल भी होगा वैल्यू और 12 के इक्वल भी होगा, है ना। तो ये क्लोज ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भैया x हमारा एक रियल नंबर होगा, ठीक है, और जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी सर, 6 से 12 तक की होगी, और 6 भी होगी, 6 के इक्वल भी होगी और 12 के इक्वल भी होगी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। क्लियर है क्या सर? राइट है क्या? वेरी गुड बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए इसी तरीके से हमें उसने लिख के दिखा रखा है, ठीक है। तो इसके और भी वेरिएंट्स हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है तो हम इसमें क्या बोलेंगे भैया कि सर x एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर और वो एक रियल नंबर होगा, राइट। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है और x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक बच्चों, 6 से 12 तक। और आप बहुत ध्यान से देखो कि 6 पे ओपन इंटरवल है यानी कि ग्रेटर देन टाइप इनइक्वालिटी होगी, और 12 पे क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होगी, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू 12 भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि भैया x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू राइट -23 से 5 तक जाएगी, ठीक है। और गाइस 5 पे देखिए ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब लेस देन 5 रहेगी, और -23 पे क्लोज इंटरवल है यानी कि -23 पे, यानी कि x की वैल्यू -23 के इक्वल भी होगी, ठीक है। x की वैल्यू -23 के इक्वल भी होगी। क्लियर है क्या? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप सीधा लिख देंगे कि यार x की वैल्यू -23 से 5 तक होगी, है ना, -23 से 5 तक होगी। फिर आपको देखना है कि क्या x की वैल्यू -23 से इक्वल हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, इक्वल टू का साइन लगा दो। क्यों? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ना, तो यानी कि x की वैल्यू -23 के इक्वल होगी, राइट है क्या। x की वैल्यू -23 के इक्वल होगी, बट x की वैल्यू 5 के इक्वल होगी क्या? नहीं होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। क्लियर है क्या? राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताएगा प्लीज। वेरी गुड बच्चों। सो ये रियल इंटरवल्स तक की कहानी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ठीक है। अब फर्दर बढ़े तो हम लोग अब एक चीज होती है बच्चों, यूनिवर्सल सेट। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इन एनी कॉन्टेक्स्ट यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? इन एनी कॉन्टेक्स्ट, दुनिया में किसी भी चीज के रिगार्डिंग बात चल रही है, इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों, राइट है क्या। सो यानी कि अगर हम लोग सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि ये ट्राइंगल की बात चल रही है, तो दुनिया में सारे ट्राइंगल्स का सेट बना दो, वही क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट जो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं अपन, है ना, तो इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करूंगा भाई, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, और सिमिलरली वो कह रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यानी कि यहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की बात चल रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी सबसे बड़ा सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि दुनिया में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका सेट अगर हम ले लें तो आइसोसेलेस भी उन्हीं के अंदर से ही निकलेंगे, ठीक है। तो दोनों का सेम आंसर है, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा। तो हमने पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। खैर एनीवेज गाइस, अब हम लोग जो है आगे फर्दर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है भैया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें बेहतरीन हो रही होंगी आपके ना भाई। 1.3 तक हमने चीजों को खत्म कर लिया है, ठीक है। 1.4, 1.5 यानी कि 2 मोर एक्सरसाइजेस एंड देन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बड़े खुश होंगे आप, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से
वो सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हम लोग लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। ओके, सो ये तो हमने जिक्र जो किया है, ठीक है, ये तो हमने सारा जिक्र कर लिया है। बेसिकली सभी रियल इंटरवल्स का जिक्र हो चुका है। एंड एक चीज़ होती है लेंथ ऑफ द इंटरवल बच्चों, है ना, वो बता देता हूँ मैं आपको। लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो देखिए 4 तरह के आपने रियल इंटरवल्स पढ़े, है ना, क्लोज क्लोज क्लोज, ओपन ओपन क्लोज, ओपन ओपन, है ना ये। तो कभी इंटरवल की लेंथ पूछ लेता है तो उसमें कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप सबट्रैक्ट कर देंगे, राइट है क्या, उसका जो भी मॉड्यूलस होगा, है ना। तो लेंथ क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसलिए अपन उसका मॉड्यूलस लेके आंसर बता देंगे। तो मॉड्यूलस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लेंथ ऑफ द इंटरवल निकल के आ जाएगी। 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन, यूनियन मतलब जोड़ना, एकता, ठीक है। तो यहां पे हम लोग किन्हीं भी 2 सेट के एलिमेंट्स को जोड़ के एक नया सेट बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, ये बी सेट है जिसमें 3 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी में हम कुछ नहीं कर रहे होते, बेसिकली ए सेट के सारे एलिमेंट्स, राइट, और बी सेट के सारे एलिमेंट्स को जोड़ के हम लोग एक नया सेट बना रहे होते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि 3 4 ऊपर वाले में भी था नीचे वाले में भी था, तो लेकिन हमने लिखा एक ही बार है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो ए यूनियन ए वापस से ए ही दे देता है। ए यूनियन 5, देखो यूनियन करने से हमेशा एक बड़ा सेट ही आएगा, क्योंकि 2 सेट को जोड़ के आप एक नया सेट बना रहे हो, तो इंडिविजुअल सेट से तो बड़ा ही आएगा। तो अगर ए और 5 को जोड़ दें तो 5 में तो वैसे कुछ नहीं है, तो ए यूनियन 5 वापस से ए दे देगा। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होता है, तो इससे समझ में आता है कि भाई यूनियन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब अगर हम उल्टा करके भी यूनियन लेंगे तो सेट सेम ही आएगा। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर 3 सेट हैं, आप पहले ए और बी का यूनियन ले लो, बाद में सी के साथ यूनियन ले लेना, या फिर बी और सी का पहले यूनियन ले लो, बाद में ए के साथ यूनियन ले लेना, ये दोनों सेट आएंगे इक्वल। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी, कि नो मैटर 3 सेट्स हैं और आप किन 2 को पहले यूनियन ले रहे हो, ठीक है, जब आप तीसरे के साथ यूनियन लोगे, ठीक है, तो सेम ही चीज आएगी। बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, सेट्स पे बच्चों। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहता है ना, इसको हम लोग उल्टा यू से डिनोट करते हैं। जैसे हमने यूनियन को जो है भैया यू से डिनोट किया है, ठीक है, वैसे ये यू होता नहीं है, लेकिन यू जैसा हम लिखते हैं। यू से हम यूनिवर्सल सेट को भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कई बार अगर यूनियन और यूनिवर्सल सेट दोनों लिखने होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट वाला यू लिखना होता है हमें, है ना। आप मेरी बात समझिए, यूनियन को भी हम यू से ही डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को भी यू से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोगों को दोनों चीजें लिखनी होगी तो हम थोड़ा अलग अलग वाला यू लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सो इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उल्टा यू। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2, जैसे इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई भी 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट होंगी तो कॉमन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, राइट है क्या। तो ऐसे ही जब 2 सेट्स इंटरेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब 2 सेट हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स को लेके बनाया गया जो सेट है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4, ठीक है ना। सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, है ना, विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है अभी इनकी, ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, ए इंटरसेक्शन 5 आता है, ठीक है। देखिए, इंटरसेक्शन लेने से हमें 2 सेट का कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि दोनों सेट से छोटा एलिमेंट मिलता है। तो ए इंटरसेक्शन 5 की बात करेंगे तो 5 छोटा है, राइट, और 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो 5 इधर भी होगा और उस सेट का भी सबसेट होगा, तो कॉमन में 5 ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, यानी कि इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होती प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिविटी फॉलो करती है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे सेम मतलब है कि 3 सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो नो मैटर आप किन 2 का पहले ले रहे हो और बाद में तीसरा कौन सा है, आप किसी भी ऑर्डर में लो, आप ए और बी का इंटरसेक्शन पहले ले लो, फिर बाद में सी के साथ ले लो, या फिर बी और सी का इंटरसेक्शन पहले ले लो और बाद में ए के साथ ले लो,
इक्वल ही चीज़ें आएंगी, है ना, इसको हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता है, राइट है क्या। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है ना, दिस इज नाउ यहाँ यूनिवर्सल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बड़े वाला सेट होता है, तो जाहिर सी बात है ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन की बात करेंगे तो ए ही आएगा, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। आप एक बार को वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, हालांकि ये सारे के सारे नोट्स इंक्लूडिंग द क्वेश्चन के और इंक्लूडिंग ये जो हमारा क्या बोलते हैं नोट्स, जो क्विक थ्योरी रिवीजन कर रहे हैं, दोनों के ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम का भी लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट है भैया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहां पे हम एक सेट में से दूसरे सेट को घटा रहे होते हैं, तो दूसरे सेट को कैसे घटाते हैं कि एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को घटा रहे होते हैं। जैसे यहां पे ए और बी सेट है, अगर मैं ए माइनस बी कहूंगा तो मैं ए सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट्स को घटा रहा हूं, लेकिन घटा मैं वही चीज सकता हूं जो बी में भी है और ए में भी है, तभी तो मैं घटा पाऊंगा भाई। अगर मुझे ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को घटाना है तो बी सेट के वो एलिमेंट्स जो ए सेट में मौजूद हैं मैं उन्हीं को घटा सकता हूं। तो टेक्निकली ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल भी होता है। अगर मैं ए में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं ए में से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, राइट है क्या। तो 1 2 3 4 में से अगर मुझे ए और बी का कॉमन 3 4 घटाना है तो मेरे पास 1 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ द सेट निकालते हैं बच्चों, राइट है क्या, राइट है क्या। चलिए, सो ये हो गया ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम सीधा जाके क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर फाइनली हमारे पास रह जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना, उसके क्वेश्चंस और मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक चीजें आपको बेहतरीन क्लियर होती चली जा रही होंगी, ठीक है। सो आइए प्रोसीड करते हैं 1.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है बच्चों। ओके, सो यहां पे हमारे पास सवाल आ गया है। सर क्या कह रहा है? कह रहा है सर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। कह रहा है ए सेट क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। एंड बी इज अ सेट, कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, राइट। 6 से छोटे नेचुरल नंबर ये हो गया। अब इनका अपने को यूनियन बताना है सर, क्या करेंगे सर? लिख देंगे यूनियन। सो बेसिकली ए यूनियन बी में भैया 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 तो दोनों जगह है तो एक ही बार लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6, और 6 से तो फिर हम लोग लिखना शुरू कर देंगे ना, 6 9 12 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स भी आ गए और 3 के मल्टीपल्स भी आ गए ना, 3 6 9 12 सब आ गए। सो यूनियन आ गया भाई हमारे पास, ठीक है, राइट है क्या। इसी जगह अगर वो हमसे इंटरसेक्शन पूछ लेता तो साफ साफ हमारे पास 3 ही इकलौता एलिमेंट आता, 3 ही इकलौता एलिमेंट आता, ठीक है। आगे चले। कह रहा इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पे सिचुएशन को ऐसे समझिए, हालांकि मैं भी वेन डायग्राम आपको समझाऊंगा, बट एक सिंपल सी बात करते हैं कि ए और बी 2 सेट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए सेट्स को मैं ना एक सर्कल के तौर पे डिनोट करता हूं ना, सेट को मैं सर्कल के तौर पे डिनोट करता हूं। तो ए और बी 2 सेट्स हैं, राइट। ए और बी बेसिकली 2 सेट्स हैं, राइट। और वो कह रहा है कि यार ए सेट जो है ना वो सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए सेट पार्ट ऑफ बी सेट हो गया, राइट है क्या। अब वो कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या आएगा सर, तो ए के सारे एलिमेंट्स को और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला के, राइट, आएगा तो बी सेट ही। जरा चेक करो ना, ए के सारे एलिमेंट्स को मिला के और बी सेट के सारे एलिमेंट्स को मिला के आएगा तो हमारे पास बी ही सेट, राइट है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी है कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी
कम आउट एज बी सेट, ठीक है। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कर दूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए ही आएगा ना, छोटे वाला सेट आएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल गई है ना, आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और ये प्रोबेबिलिटी में काम आती है ना, इवन 12th क्लास में भी, ठीक है। समटाइम्स हमें इस तरह की सिचुएशन दे रखी होती है और हमें यूज करना होता है अपना दिमाग, ठीक है। आगे चलेंगे सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन वन बाबू, है ना। तो बेसिकली ये हमें वही क्वेश्चन जो पहले था उसी का ही इंटरसेक्शन पूछा गया ना, मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका आंसर हम दे चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कितना 3 दे चुके हैं ना। सो इंटरसेक्शन भी हम दे चुके हैं आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या? सो डन ऑलरेडी। आगे चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब बहुत अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है। डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं ना, डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं पहले ये समझिए। ए एंड बी दो सेट्स हैं, आर टू सेट्स कॉल्ड, है ना, ये दो सेट्स हैं, इनको हम लोग डिसजॉइंट कब बोलेंगे, है ना, कॉल्ड disjoint or called a disjoint. A and B are the two sets called disjoint if A intersection B equal to 5। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है, यानी कि उनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमको उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब यहां पे 8th का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं कि भैया 1 2 3 4 है एक सेट, और इसका इंटरसेक्शन विद इसके साथ ले लेंगे। x इज अ नेचुरल नंबर 4 से 6 के बीच में, है ना, तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक है। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से 6 के बीच में, और x 4 भी हो सकता है और x 6 भी हो सकता है। तो 4 5 6 ये तीनों नंबर्स आएंगे इस सेट के अंदर, और इनका इंटरसेक्शन 4 है, तो ये नॉट डिसजॉइंट सेट्स, है ना। सो हियर, ठीक है ना, दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ये तो डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनके यहां कॉमन कुछ आ गया है, इनके यहां कॉमन कुछ आ गया है। सेकंड वाला केस देखते हैं, AEIOU इंटरसेक्शन विद द CDEF, इसमें भी क्या हुआ, ई कॉमन आ गया ना, तो ये भी नॉट डिसजॉइंट, है ना, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर है क्या? ओके। नाउ इसका जो थर्ड पार्ट है सर, x इज एन इवन इंटीजर, तो x इवन इंटीजर है ना, तो मैं लिख सकता हूं 0 2, हाँ 0 एक इवन इंटीजर कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो 0 2 4 6 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होंगे ना, सो -2 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटरसेक्शन विद x इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर्स में कैसे होंगे भाई, 1 राइट, -1 इधर 3 एंड सो ऑन, इधर -3 एंड सो ऑन, तो ऑड और इवन इंटीजर के इंटरसेक्शन में तो कुछ आएगा ही नहीं ना। सो भैया ये बेसिकली क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। ये थर्ड पार्टी इज डिसजॉइंट सेट्स, थर्ड पार्टी डिसजॉइंट सेट्स हो गए। वंडरफुल क्वेश्चन। क्लियर है क्या सर? जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज। ऑलराइट, ओके सर, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, वेरी गुड। बहुत ही खूबसूरत रफ्तार से हम लोग गुजर रहे हैं और चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी।
ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भी यहाँ जीना नहीं है, हो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। आ जाओ। सो x माइनस वाई पूछा है भैया पहले सेट के अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर। तो देखो आपको ही पता है कि x में से हम लोग x इंटरसेक्शन y घटा देंगे, यही करते हैं हम लोग भैया। x में से अगर y घटाना है तो बेसिकली x में से y कैसे घटा सकते हैं, x में से y के वो एलिमेंट्स घटा सकते हैं जो x में भी हैं। मेरी बात मैं फिर से बोल रहा हूं, x में से y के वो एलिमेंट्स ही तो घटा सकते हो जो x में भी हैं। तो यानी कि x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, तो यहां पे क्या होगा भैया, इट इज ए बी सी डी, ठीक है सर। और x और y में कॉमन क्या है सर, ए बी सी डी और एफ बी डी जी, तो बी डी है कॉमन, तो ये आ गया सर हमारे पास, इट इज ए सी, ठीक है। सो दिस इज योर x माइनस वाया, ठीक है सर। ओके, नाउ सेकंड y माइनस एक्स की बात करेंगे। अब y माइनस एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो y क्या है भैया हमारे पास, अच्छा इसमें से भी क्या होगा, y में से अगर x के एलिमेंट्स घटाने हैं तो मैं वही एलिमेंट्स घटा सकता हूं जो y और x में दोनों में कॉमन है। तो अगर ये f b d g है और y और x में कॉमन कौन कौन से हैं भैया, इट्स b और d ओनली है ना, तो मेरे पास यहां एफ जी बचेगा, एफ जी। तो ऐसे करके हम लोग सेट को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या चाचा, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, राइट है क्या सर। आगे चले क्या, सो और भी है क्या भाई 1.4 में क्वेश्चंस, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, निपटा देंगे इसको भी। कह रहा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, व्हाट इज r माइनस q। देखो दुनिया में ना, पहले तो एक बात समझो कि रियल नंबर का जब हम लोग ने डिवीजन किया था 9th क्लास में, तो रियल नंबर में, ठीक है, हालांकि इसका बहुत लंबा चौड़ा हमने डायग्राम बनाया था, बट टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर में ना दो ही तरह के नंबर्स होते हैं। एक को हम रैशनल कैटेगरी में डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इंटीजर्स भी रैशनल हो गए थे बाद में ना, हमने कहा था ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। सो मैं कहूंगा रियल नंबर दो ही तरीके के होते हैं, रैशनल और इरेशनल, ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे रियल नंबर में से रैशनल घटाने हैं, रियल में से रैशनल घटाने हैं भैया भाई, तो मेरे को बचेगा क्या बाबा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। मुझे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बचेंगे सर, ठीक है क्या सर, यही बचेगा सर अपने पास, और क्या ही बच सकता है सर, ठीक है। चलेंगे सर आगे, आगे चलेंगे, चलिए। अब हम लोग जो है 1.5 यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की थ्योरी पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे सर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कुछ नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है ए, दिस वन, ठीक है, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है दिस वन, और मेरे पास ए सेट ये है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए सेट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ भैया कि यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ के, यानी कि ए के एलिमेंट्स हटा के जो बचे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। सो सिंपल है, अगर आप समझें तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट के एलिमेंट, तो वो हमारे पास ये आ जाता है ना। और वैसे अगर हम इन दोनों को देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता भैया, ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचा हुआ मामला है वो सब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
ठीक है भैया, क्लियर है क्या, राइट है क्या। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट, है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्लियर है, तो हम इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सर। प्रॉपर्टीज जरूरी है, तो प्रॉपर्टीज में वो कहता है कि भैया ये तो खैर डिस्ट्रीब्यूटिविटीज लॉ है, ये एक्चुअली में हमें ऑपरेशन ऑन सेट्स में ही पढ़ाना था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। जैसे सिंपल है बच्चों, अगर कभी हम लोग 2 की मल्टीप्लाई 3 + 5 से करते हैं, सो 2 × 3 + 2 × 5 लिखते हैं ना, तो वो ऐसे ही कह रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी बैठती है। तो अगर मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर रहा हूँ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी, है ना, तो वही सेम काम जो हम नीचे कर रहे हैं वही काम हो रहा है। या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो इस तरीके से हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीप्लाई और एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, वैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, हमें बात करनी थी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज पे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से ए सेट आएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ के क्या मिलेगा, वापस से यूनिवर्सल सेट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में होता ही वो है जो ए को छोड़ के बचा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 में कुछ नहीं होता, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ, और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5, है ना। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट विज बेसिकली 5, ठीक है। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद द बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, दिस इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यूनियन का इंटरसेक्शन क्या होता है, राइट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट देखेगा बहुत ध्यान से, अगर हम इसको देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ठीक है। और ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कहलाती है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, प्रोबेबिलिटीज के चैप्टर में भी काम आ जाती है। सो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा भैया, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की प्रॉब्लम्स कर लें क्या हम लोग, चलिए। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की सर प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। यहां पे सर एक क्वेश्चन है, उसने क्या कहा है हमसे, कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यहां पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो भैया हमें बेसिकली इन सभी केसेस में कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट केस में वो अगर हमसे कह रहा है कि भैया लेट्स से दिस इज सेट ए, है ना, ये ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब ए सेट के अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर्स आ गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, नॉट इवन नेचुरल नंबर, तो यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स, तो एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, है ना भैया, समझो ना कि ए सेट के अंदर अगर इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे थे, तो नॉट इवन का मतलब क्या है, ऑड, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर्स आएंगे, ठीक है सर, क्लियर है क्या। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, कह रहा है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो ये सेट लेट्स से बी है, तो बी सेट क्या हो गया सर, मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, राइट, और 9 एंड सो ऑन। अब चाहे तो हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की, कैसे, कि अगर बी सेट में x क्या है, एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैं बोलूंगा बी कॉम्प्लीमेंट में कि x इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट की।
तो यानी कि नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जैसे 1 है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 2 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, लेकिन 3 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। सो कहने का मतलब ये जो सेट था हमारा, है ना, इसको अगर हम लोग लिख भी देते कैसे 3, 6, 9, 12 ऐसे, इनको छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, ठीक है ना, इनको जो छोड़ के एलिमेंट्स बचेंगे वो बेसिकली हमारे काम के, ठीक है। तो हमने देखो 3 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, 12 नहीं लिखा, है ना, तो नॉट द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो एक सीधा सच्चा तरीका तो है कॉम्प्लीमेंट लिखने का कि आप नॉट लगा दो बस, है ना। जैसे हमने उसने कहा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, हमने कहा एक्स इज नॉट इवन नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका है, राइट है क्या। और भी इसके पार्ट्स देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे उसने कहा एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो लेट्स से ये सेट सी है, लेट्स से ये सेट सी है। अब मैं सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखूंगा सर? अगर एक्स एक प्राइम नंबर है तो पहले तो या तो मैं लिख दूं कि एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन ये लिखना शायद उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, मैं तहजीब से लिख ही दूं कि एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्या, तो जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो फिर कंपोजिट नंबर होते हैं, राइट है क्या। सो एक्स इज कंपोजिट नंबर, तो मैं यहां पे सी कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखूंगा, एक्स इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जो है ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, तो इसलिए ठीक है मेरे को ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं प्राइम नंबर कंसिडर नहीं कर रहा हूं तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। तो नॉट प्राइम की कैटेगरी में 1 भी आएगा, ठीक। सो वंडरफुल, ये वाला ऑप्शन वंडरफुल है, बहुत प्यारा ऑप्शन है ना। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्कर। अच्छा, 5th केस में लेट्स से मैंने इस सेट को डी बोल दिया, तो कह रहा है कि भाई डी सेट में क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएं वो क्या होंगे? ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे वो एक्चुअली में 3 और 5 का मल्टीपल एलसीएम अगर ले लो आप, लेट्स से 15, तो ऐसे नंबर्स 15 के मल्टीपल होंगे। 15 दूनी 30, 15 3 45 एंड सो ऑन, राइट है क्या, राइट है क्या। अगर आप इनको देखोगे तो ये सारे नंबर्स 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, है ना। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर हम कैसे ला सकते हैं? 3 और 5 का एलसीएम निकालो और उसके मल्टीपल निकाल दो। ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे हैं। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डी सेट हमारा वो था, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डी कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे हम लोग कि भैया x इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 15, 15 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का कि x 15 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो 15 का नेचुरल नंबर मल्टीपल नहीं होना चाहिए x, तभी वो कॉम्प्लीमेंट कैटेगरी में आएगा, ठीक है भैया। क्योंकि डी सेट के अंदर तो 15 के मल्टीपल आ गए ना, तो डी कॉम्प्लीमेंट में 15 के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं अच्छे हैं, इनमें कुछ कुछ पार्ट्स अच्छे हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि यार ये वाला जो सेट है, लेट्स से मैंने इसको ई सेट बोल दिया, तो ये क्या है, x + 5 = 8, यानी कि x = 3 हो गया। 8 में से 5 गया 3, राइट। तो अगर ये ई सेट है तो मुझे अगर ई कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मुझे अगर ई कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि x शुड बी अ नेचुरल नंबर बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो 3 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर लिखो वो सब ई कॉम्प्लीमेंट में ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 3 नहीं होना चाहिए, 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जल्दी बोलो, राइट है क्या। ऐसी लेट्स से ये एफ सेट बोल दिया मैंने, तो कह रहा भैया एफ सेट में क्या है, 7 से बड़े नंबर हैं, 7 और 7 से बड़े, 7 8 9 10 ये सब नंबर्स हैं। तो ये तो इजीली लिख सकते हो आप, है ना। कैसे, एफ सेट में एफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यहाँ पे 7 और 7 से बड़े नंबर हैं, वहाँ पे हम लोग 7 से छोटे नंबर ले लेंगे, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और भी पार्ट्स है क्या भैया इसके?
अबे कितने पार्ट्स हैं यार। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन ये वाले पार्ट्स तो ऐसे बोरिंग से पार्ट्स थे ना, इनमें तो कुछ था नहीं। ठीक है, बाकी ये वाले पार्ट्स अच्छे थे, ये वाले, ये दोनों पार्ट्स अच्छे, वेरी वेरी गुड पार्ट्स है ना, तो ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से ये सेट मैंने जी बोल दिया, तो जी सेट में क्या है, वो कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये 2x इज ग्रेटर देन 10 - 1 9, ठीक है ना, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी कि x इज ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, तो जी सेट में मेरे पास कैसे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स, यानी कि 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो भाई साफ है ना, जी कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इनसे छोटे, यानी कि 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। क्या यार, हट, ये तो टुच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम्स के ऊपर। ठीक है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द टूडेज चैप्टर 1 सेट्स। वेन डायग्राम का नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें यही काम नहीं देगा, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम देता है। राइट है क्या? मजा आ गया ना भाई आपको कि स्पीड में सर ने जो है चैप्टर नंबर 1 सेट्स कंप्लीट करा दिया है सर। आया है ना, ये आया है ना मजा? चलिए, सो वेन डायग्राम्स बनाएंगे सर, है ना, वेन डायग्राम्स बनाएंगे, है ना, तो ये चारों वेन डायग्राम से ही आपको वेन डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्रामा, वेन डायग्रामा। सो देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, वेन डायग्राम कह रहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। सो देखिए फर्स्ट केस में उसने कहा हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए सर। देखिए सर, वेन डायग्राम में क्या होता है कि ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर सारा का सारा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से शो करते हैं और कोई भी सेट सर्कल से या एलिप्स से शो करेंगे। तो मान लो मैंने ये सेट ए बना दिया, है ना, दिस इज ए सेट, राइट। अब वो कह रहा है कि यार ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है हमें। ठीक है, अब ये मैंने लेट्स से मैंने ले लिया बी सेट। ठीक है ना, ये बी सेट है। पहले तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि देखो बहुत ध्यान से, एक पहले वेन डायग्राम को समझ लेते हैं ना। अब इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जरा कुछ कुछ चीजें समझो। ठीक है, पहले तो ये समझो कि भाई मान लेते हैं हमने सिर्फ ए ही सेट बनाया, तो पहले तो समझो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर ये ए सेट है, राइट है क्या, तो सर ये ए सेट हो गया। ठीक है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो सर ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए सेट को छोड़ के जो बचा है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, फिर आप जरा ये समझिए सर, क्या समझिए, आप ये सारी बातें समझिए कि सर ये ना होता है हमारा ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी को मिला के अगर हमने बोला है, सो दिस इज अवर ए यूनियन बी। ठीक है सर, ठीक है। और सर जरा ये समझिएगा बहुत ध्यान से कि इसको बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अच्छा, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज ए माइनस बी, एंड ये वाला जो पोर्शन होता है सर इसको बोलते हैं अपन बी माइनस ए। ठीक है, क्लियर है क्या? और बाकी तो आपको ये तो पता ही है कि भैया ये वाला जो पोर्शन है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब इन तीनों का अगर आप यूनियन ले लोगे, इन तीनों का अगर आप यूनियन ले लोगे तो वापस से आपको क्या आ जाता है, ए यूनियन बी ही आ जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है ना, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों का ही यूनियन लूंगा तो वापस से ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, राइट है क्या सर? चलिए, तो ये वेन डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है कि भैया इस तरीके से वेन डायग्राम हमारे
बनते हैं और आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहां पे उसने हमसे क्वेश्चन में 4 पार्ट है वेन डायग्राम के और हमें ये वेन डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? द वेरी फर्स्ट चीज वो कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो पहले केस में वो कह रहा है कि भैया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये देखिएगा बहुत ध्यान से, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट और बी सेट हो गया, और ए यूनियन बी एक्चुअली में ये हो गया। तो इसका जो बचा वाला पार्ट है ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सर ये जो बचा है ये हमारे लिए क्या होगा सर, ये क्या होगा सर, ये जो बचा है दिस इज अवर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बना देंगे क्या आप? तो ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के जो बचा यूनिवर्सल सेट में वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नाउ इसका अब जो सेकंड पार्ट है सर, सेकंड पार्ट है वो उसने क्या कहा भैया, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब देखो टेक्निकली बच्चों, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप देखो तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ये, ए इंटरसेक्शन, देखिए बहुत ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट है क्या? तो ये बेसिकली बाय डी मॉर्गन्स लॉ मैं कह सकता हूं कि भैया ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ही है। सो टेक्निकली जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है वो सेम वेन डायग्राम किसका भी होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि सेकंड पार्ट का भी सेम ही वेन डायग्राम होगा, सेकंड पार्ट का भी सेम ही वेन डायग्राम होगा। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताएगा प्लीज, आ रही है बात समझ में? फटाफट से पूरी की पूरी जो जानकारी है उसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा। चलो स्टूडेंट्स, तो इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है कि थर्ड पार्ट में देखते हैं जरा क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनाना है हमें, है ना। तो ये वेन डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, और ये अपना ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा भैया, ये वाला पार्ट। तो इसको छोड़ के जो बचा हुआ होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के जो बचा है सर, है ना, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये था, ये ए इंटरसेक्शन बी था, उसका होल कॉम्प्लीमेंट बचा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा क्या है भैया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और टेक्निकली अगर इसे देखें तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। इट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो हमें चाहिए है, ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ही था ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट खोलोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, बाय डी मॉर्गन्स लॉ के तहत। तो इसका मतलब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो सेम ही तो बनेगा, कैसा, जैसा इसका है सेम बनेगा, राइट है क्या सर? जल्दी जल्दी से बोलिए, क्लियर है? चलें क्या सर, आगे चलें, आगे चलें क्या? चलिए, ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 1.5 में कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। अच्छा, यू यूनिवर्सल सेट को उन्होंने डिफाइन किया है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन,
और ए एक उन्होंने सेट बताया है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, with at least one angle different from 60 degree. What will be the A complement? अब देखो A सेट के अंदर वो कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए, राइट? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स होने चाहिए विद, भाई देखिए अब A सेट में कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में नो एंगल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो अगर एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा तो इसका मतलब सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे, तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ जाएगा, ठीक है? सर इतना तेज तेज क्यों वाइब्रेट कर रहे हो सर, डरा दिया सर आपने। खैर एनीवेज अगेन देखते हैं इसको। यू सेट ऑफ, देखो यूनिवर्सल सेट में तो सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं इन अ प्लेन, ठीक है? ए सेट के अंदर क्या है, वो कह रहा है कि भैया ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा भैया कि ऐसे ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होना चाहिए, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री। अगर एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है सर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा प्लीज, राइट है क्या? तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने मिसलेनियस से पहले तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना? बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से आपकी चॉइस है, ठीक है, कि भाई आप मिसलेनियस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं। बट मेरी एज अ टीचर जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो भी करवा दूं, सो डैट अगर आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बात यहाँ पे 90 प्लस की चल रही थी, सिर्फ पास होने की नहीं, ठीक है ना? पास तो आप इतने में भी हो जाओगे, तो इसलिए अगर हम कर सकते हैं तो हमें सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करके जाने ही हैं एग्जाम में, है ना? तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, है ना? यार देखो कोई 10वीं क्लास में तो हो नहीं, आप 11वीं क्लास में हो, तो 1.5 से 2 घंटे तो आप किसी ना किसी चैप्टर को दोगे ही दोगे, ठीक है ना? तो वही सिचुएशन हम लेके चल भी रहे हैं। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चल रहे हैं, ठीक है? दिस इज एग्जांपल नंबर 24। कह रहा लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट दिस, यानी कि इस सेट के हमें सारे सबसेट्स लिस्ट डाउन करने हैं बच्चों। अब पहले तो हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर काउंट करना चाहें कि, तो हमें जिससे कि आइडिया रहे कि भाई एक्चुअली में हमें सारे सबसेट्स कितने लिखने हैं, तो यार 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट 3, यानी कि टोटल हमें 8 सबसेट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स जब मैं लिखने जा रहा हूं, राइट है क्या? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे कि 5 सबसे पहले सबसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम एक एक एलिमेंट के साथ सबसेट बनाएंगे, ठीक है ना? -1 0 1, फिर 2 2 एक साथ -1 0 -1 1, फिर 0 1, और फिर सारे एलिमेंट्स एक साथ -1 0 1। सो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ सबसेट्स हो गए, ठीक है? सो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, ठीक है? चलें आगे, नेक्स्ट सवाल पे चलें। वंडरफुल बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 पॉइंट मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या कह रहा है भैया इस क्वेश्चन में? कह रहा है शो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि गिवन क्या है सर हमें? ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है सर? C माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C माइनस ए प्रूव करना है ना? तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है ना, मैं कहता हूं कि लेट x एक एलिमेंट है जो C माइनस बी से बिलोंग करता है, ठीक है?
तो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा कि यार x C से बिलोंग करेगा बट x B से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। यानी कि C माइनस बी में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो C में हैं अब बट B में बिलोंग नहीं करते हैं, तभी वो C माइनस बी में मिलेंगे। ओके अच्छा, यहां पे एक चीज समझिएगा, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B है, अब कोई चीज B में ही बिलोंग नहीं कर रही है और A तो खुद B का पार्ट है, तो कोई चीज अगर B में ही बिलोंग नहीं कर रही है तो इट इंप्लाइज वो A में भी बिलोंग नहीं करेगी, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस A is the subset of B and X does not belongs to B, it implies X does not belongs to A। तो यहां पे अब हमारे को दो फैक्ट्स कंबाइन करेंगे हम लोग, है ना। यहां पे हम दो फैक्ट्स कंबाइन करेंगे कि X C से बिलोंग करता है और X A से बिलोंग नहीं करता है। सो एज X belongs to C and X does not belongs to A, it implies कि X also belongs to C minus A। राइट है क्या, राइट है क्या। तो बच्चों अगर बहुत ध्यान से समझिएगा आप हमने आपको एक चीज बताई थी, है ना, थ्योरी में। क्या बताई थी सर? हमने आपको कहा था कि अगर A सबसेट ऑफ B है तो इफ X बिलोंग्स टू A इट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B ऑल्सो, राइट है क्या। और इस बात को हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि इफ X बिलोंग्स टू A इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B, राइट है क्या। देन वी कैन से कि A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। सो फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी X belongs to C minus B and X belongs to C minus A also, it implies C minus B is the subset of C minus A and hence proved। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है सर, जल्दी से बताइएगा प्लीज, क्लियर है क्या? तो बहुत सिंपल, एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने कहा इफ A इज द सबसेट ऑफ B गिवन है देन प्रूव दैट C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A। हमने कहा भैया अगर X C माइनस B में है तो इसका मतलब वो C में है, B में नहीं है, और क्योंकि A B का सबसेट है, कोई चीज़ B में नहीं है तो वो A में भी नहीं हो सकती फिर। तो X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A से हमारे पास एक कंक्लूजन ये है कि यार X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि X बिलोंग्स टू C माइनस A। तो फॉर एनी X C माइनस फॉर एनी X अगर X बिलोंग्स टू C माइनस B है and X is also belongs to C minus A, we can say कि भैया C minus B is the subset of C minus A and hence proved। ठीक है, क्लियर है क्या सर? चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन टुडे, ठीक है। इसको चाहे तो हम एग्जाम्पल से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल अगर हम ले लें, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन जैसे कराया वैसे ही कराने लगे तो हो सकता है कि शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, राइट है क्या। तो हम इसमें चाहें तो कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो लेट्स से 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं और A सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, B सेट ले लेते हैं 3 4 5 6 और C सेट ले लेते हैं 3 4 7 8। तो अब यहाँ पे क्लियरली A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, राइट। मतलब A और B में जो कॉमन है वो भी 3 4 है, A और C में जो कॉमन है वो भी 3 और 4 है, बट B सेट इज नॉट इक्वल टू C सेट, ठीक है। तो ये हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो एंटायर ये क्विक वन शॉट हम लोग कह सकते हैं, ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फास्ट एक पूरे चैप्टर को खट से निपटा दिया होगा। सारे के सारे हमने एक एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता था वो सारा किया है। और ऐसे ही इस सारे के 14 चैप्टर हम करने वाले हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, बच्चों को ये दिखता है कि जिधर ज़्यादा व्यूज़ हैं वही कंटेंट अच्छा होगा और इस तरीके से बच्चे कंज्यूम करते हैं, बट असलियत बहुत दूर है इन सब चीज़ों से कि जो कंटेंट अच्छा है ना, उसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसलिए उस पर व्यूज़ अप नहीं जा पाते, टीचर का भी मोरल डाउन और वो चीज़ बच्चों तक भी नहीं पहुंच पाती, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और इसके नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, थ्योरी के भी और क्वेश्चंस के भी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लव यू ऑल, सी यू वेरी सुन, यानी कि सुन क्या कल ही मिलेंगे अपना रिलेशन एंड फंक्शन के फास्टेस्ट रिविजन के साथ, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।